जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 1000 की जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे वीडियो की और आज 41 से 60 तक ये हमारे क्वेश्चन होंगे। और एक बात और बताऊं, आज जो हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन, इनमें ज्यादातर क्या हमारे इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पता है सेट हो या नेट हो, लगभग 5 से 10 नंबर के इंडियन लिटरेचर देखने को मिल जाती है। तो आप लोग के लिए आज मैं लाया हूं इंडियन लिटरेचर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भाई हम लोगों ने एक टारगेट बैच शुरू किया है, जिसके लिए आप लोग इस नंबर में कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर, और अपनी सीट को बुक कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर आपके सामने है 9200929830। ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिए और अपनी सीट को बुक कर लें। टारगेट बैच अभी चल रहा है नेट के लिए और सेट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बड़े आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। विच वर्क ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, लिटरेचर में। तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, आपको पता ही है। अब इसमें कौन से वर्क के लिए दिया गया है? गीतांजलि के लिए दिया गया है, द होम एंड द वर्ल्ड के लिए, या चित्रा के लिए, या काबुली वाले के लिए? किसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है? कमेंट में जरूर बताएं। आपको ज्यादातर लोगों को पता है ये बात। और ये दिया गया है गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। बात यहां क्लियर हो गई, सभी को क्लियर? आगे बढ़े। तो गीतांजलि में से ही आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द गाइड? द गाइड हमारा नोवेल है, काफी फेमस नोवेल है। इसमें राजू प्रोटैगनिस्ट है और राजू की स्टोरी है, कैसे उसकी लाइफ रहती है, आगे चल के वो मर जाता है। तो ये द गाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। किसका है? आर के नारायण का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आर के नारायण। देखिए यहां एक ट्रायोलॉजी भी है इंग्लिश लिटरेचर की, जो इंग्लिश राइटर है। एक तो इनमें आर के नारायण साहब है, और दूसरे राजा राव है, और तीसरे हमारे मुल्क राज आनंद है। ये 3 ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, इनको क्या क्या प्राइज मिले हैं, इनको क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, या पद्म विभूषण मिला, जो भी अवार्ड मिले हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। क्लियर हुआ? 3 राइटर ज्यादातर, मैं फिर बता रहा हूं, आर के नारायण, राजा राव, कमला दास भी इंपॉर्टेंट है, और मुल्क राज आनंद। 3 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क बाय सलमान रुश्दी? सलमान रुश्दी का कौन सा इनमें से वर्क है? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी भी मतलब आपको पता ही है, जिंदा है और काफी अच्छे वर्क लिखते हैं। कई तरह के उनके वर्क मतलब बहुत फेमस है। इनमें से कौन सा है? द ग्लास पैलेस, ये इनका नहीं है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी नहीं है, अरुंधति रॉय का है। और उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन और शैडो लाइन, इनका वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में इनका पब्लिश हुआ था। और ये लिखा गया है किस पर? 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस रात को जन्मे बच्चों के ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, ये पूरी नोवेल लिखी गई है। तो बहुत अच्छी नोवेल है, इस नोवेल को जरूर पढ़ना। और इसी के लिए क्या मिला है इनको? बुकर अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखेंगे, बुकर अवार्ड मिला है इनके लिए। किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कांतापुरा, ए नोवेल अबाउट गांधीयन आइडियल? ठीक है, गांधीयन आइडियल। अब यहां क्या है? कांतापुरा एक नोवेल है, एक गांव की स्टोरी है कांतापुरा। ये किसने लिखा है आपको ये बताना है। और दूसरी चीज है कि इसमें गांधीयन की बात की गई, गांधी जी का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो गांधी जी से मिलने जाता है, उनकी बातों को सुनता है, उसको अच्छा लगता है। इसमें बात की गई है कास्टिज्म और इस तरह की जो हरासमेंट जो इस तरह के लोगों के साथ होता है,
उसकी बात की है। तो किसने लिखा है, राजा राव ने लिखा है या मुल्कराज आनंद या आर के नारायण या अरुंधति रॉय? भाई मुल्कराज आनंद का तो है नहीं कांतापुरा, ठीक है, इनका है कुली है, अनटचेबल है, और आर के नारायण का आपको पता ही है इनका भी नहीं है, इनका गाइड था, द इंग्लिश टीचर है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, ऐसे बहुत सारे वर्क है। अरुंधति रॉय का आपको पता ही है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या इस तरह के वर्क इनके देखने को मिलते हैं हमें। तो ये तीनों ही नहीं है, इनमें एलिमिनेशन हो गया। राजा राव का ये वर्क है कांतापुरा, ध्यान देंगे राजा राव का ये वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसकी स्टोरी आप देख लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सामने, हु अमंग द फॉलोइंग रोट कुली एंड अनटचेबल? कुली और अनटचेबल किसने लिखा? थोड़ी देर पहले ही बता दिया, अब तो कमेंट में लिख के बता ही दो, याद हो जाता है। देखो कमेंट लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है और हमें पता चल जाता है नहीं आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर लिखते चलें। फिर बता रहा हूं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट कुली और अनटचेबिलिटी? किसने लिखे हैं कुली और अनटचेबिलिटी? विक्रम सेठ ने? नहीं बाबा, विक्रम सेठ तो नहीं लिखे हैं। अरविंद अडेगा, अरविंद अडेगा में नहीं लिखे, इन्होंने नहीं लिखे, इनका वर्क अभी आएंगे बताएंगे। मुल्कराज आनंद और आर के नारायण, आर के नारायण अभी थोड़ी देर पहले बता दिया मैंने कि ये वर्क किसके हैं, कुली और अनटचेबल मुल्कराज आनंद के हैं। किसके हैं? मुल्कराज आनंद के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जानते हैं 46 क्या बोल रहे हैं। 46 में अरुंधति रॉय बोन द बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला था, कौन से वर्क के लिए मिला था, कौन से नोबल के लिए मिला था? तो देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द व्हाइट टाइगर, द सी ऑफ पपीज और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। पहली बात है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनका वर्क है ही नहीं। अब बताए किसका वर्क है ये, कमेंट में जरूर बताएं, फिर हम डिस्कस करेंगे। अगला एक दो क्वेश्चन बाद यही इनका ही है। द टाइगर, द व्हाइट टाइगर, ये अरविंद अडेगा का है, इनका नहीं है। तो इनका जो वर्क है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की अरुंधति रॉय का, मैंने कहा था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका वर्क है। बात यहां सबको क्लियर हुई? ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार इनमें से क्वेश्चन, इसी के लिए इनको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हुए क्या बोल रहे हैं, इन विच नोबल डज द करेक्टर बाखा अपीयर? ये सेट में भी आया था पिछली बार, बाखा का क्वेश्चन एमपी सेट में ही आया था कि बाखा कौन से नोबल में ये करेक्टर है। तो आप लोगों को बताना है, कांतापुरा में है, अनटचेबल में है, कुली में है या फिर गाइड में है। गाइड में राजू है, गाइड में कौन है, राजू है, आप लोगों को ध्यान रखेंगे। और कुली में कौन है, कुली में है मुन्नू, कुली में कौन है, मुन्नू। और उसके बाद अनटचेबल में, अनटचेबल में है हमारे बाखा साहब, ठीक है, अनटचेबल में कौन है, बाखा। तो अनटचेबल इज राइट आंसर, अनटचेबल इज राइट आंसर। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट एंगल। और नाइट एंगल नहीं आएगा तो मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो राइटर है नाइट एंगल जिनको कहा गया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कमला दास है, नहीं है, सरोजिनी नायडू है, सभी को पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। ये उत्तर प्रदेश की कौन रही है, गवर्नर भी रही है 1948 में। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये गवर्नर रही है, ऐसी पहली राइटर है जो हमारे देश की, हमारे मतलब किसी भी प्रदेश की गवर्नर रही है। इन्होंने बहुत सारे जो आंदोलन थे उनमें भाग लिया था, गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, और काफी एक्टिविस्ट थी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, विच इंडियन इंग्लिश राइटर ऑथर द व्हाइट टाइगर? व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? क्वेश्चन है व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? इसकी पहले भी मैंने अभी चर्चा की थी। विच बोन द बुकर प्राइज? व्हाइट टाइगर को भी बुकर प्राइज मिला था 2008 में। किसने लिखा है ये? आपके सामने ऑप्शन है, किरण देसाई, अरविंद अडेगा, अमिताभ घोष और हमारे सलमान रश्दी। तो यहां सही जो आंसर है आपका वो है अरविंद अडेगा, अरविंद अडेगा।
अरविंद अडेगा आपको याद रखना है। इनका वर्क है द व्हाइट टाइगर पब। इसके लिए 2008 में इनको ये बुकर प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए 50, तो ये हमारी हाफ सेंचुरी लग गई है। इनमें से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में 50 तक के। और इनमें यदि नहीं आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आने ही है इनमें से, इसकी गारंटी है। लेकिन इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके एलिमिनेशन मेथड काम कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये सारे देखना 1 बार 2 बार, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। और मैं कंसेप्चुअल बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी जो ऑप्शन है उनके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड, आपका तुक्का सही फिट बैठने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए ये वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट वर्क है। पार्टीशन नोबल है, ये पार्टीशन नोबल है। कई बार ये पेपर में आया भी है कि इनमें से पार्टीशन नोबल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि द ट्रेन टू पाकिस्तान एक पार्टीशन नोबल है। इज रिटन बाय विच इंडियन इंग्लिश ऑथर, किस इंग्लिश ऑथर के द्वारा लिखा गया है, इंडियन ऑथर के द्वारा। तो देखिए खुशवंत सिंह, आर.के. नारायण, सलमान रश्दी, मुल्कराज आनंद। ये ट्राइलॉजी तो नहीं थी, मैं मतलब इनका ये तो नहीं थे दोनों, ये भी नहीं थे सलमान रश्दी, इनके थे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। आपको पता है इन्हीं की जमीन पे क्या बना था, हमारा संसद भवन बना था, जो कि 2012-13 में बनाया गया था उस टाइम। तो इन्हीं की जमीन पे बनाया गया था। और इन्होंने कई तरह के न्यूज़पेपर का संपादन भी किया है, और इनके बहुत सारे वर्क है, जिनमें से फेमस वर्क हमारा ये दिया गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे देखिए, विच इंडियन राइटर वोन द बुकर प्राइज फॉर द नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। मुझे लग रहा है कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। चलिए जवाब दीजिए। अरुंधति रॉय, इनका वर्क ही नहीं है, तो इनको तो हम रहने देते हैं। और जुम्पा लहरी का ये वर्क नहीं है, ये दोनों में से एक का हो सकता है, दोनों देसाई है। तो यहां जो अनीता देसाई है वो मदर है किसकी, ये मदर है किसकी, किरण देसाई की। तो ये जो वर्क है ये किरण देसाई का है, अनीता देसाई का नहीं है। ठीक है, इनकी बेटी का वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्लियर हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हुए क्या बोल रहे हैं, इन मिडनाइट चिल्ड्रन व्हाट डज द प्रोटैगनिस्ट सलीम सहनी सिंबलाइज। जो सलीम सहनी है वो किसका प्रोटैगनिस्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन में। मिडनाइट चिल्ड्रन आपको मैंने बताया था 1981 में पब्लिश हुई थी, और इसको बुकर प्राइज भी दिया गया था। और मतलब काफी फेमस नोवेल थी, और ये उस दिन लिखी गई थी जब क्या हुआ था, मतलब वो हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि आजाद हुआ था, उस रात को लिखी गई थी। तो इसमें क्या सिंबलाइज करता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो सकता है, अभी पेंडिंग डालते हैं। पोस्ट कॉलोनियल नहीं, पोस्ट कॉलोनियल भी हो सकता है इसको। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये तो नहीं बताता है। द इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी ये भी नहीं बताता नहीं है। तो ये मतलब क्या बताता है, पार्टीशन के ऊपर तो नहीं है नोबल है। पार्टीशन के ऊपर मैंने बताया था, पार्टीशन के ऊपर है अनटचेबिलिटी, सॉरी ट्रेन टू पाकिस्तान, इस तरह के नोबल है। शैडो लाइन है, ये पार्टीशन नोबल है। लेकिन इसमें से पार्टीशन नोबल तो ये नहीं है, ये है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि 1947 में जो बच्चे पैदा हुए आजादी के दिन, उस रात को, वो आगे चल के उन्होंने क्या किया, किस तरह से उनकी लाइफ रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में तो पोस्ट कॉलोनियल ये होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, हु रोट द पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, काफी अच्छा वर्क है। इसमें एक मिस पुष्पा टीएस के बारे में दिया गया है। वो विदेश जा रही होती है
मतलब यहां से छोड़ के विदेश जाने का पर्पज होता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रही थी ज्यादा, और वहां ऐसा माहौल नहीं था। वो बहुत हेल्पफुल थी, हमेशा स्माइल करती थी, सबकी मदद करती थी, इस तरह की थी। तो पूरे मोहल्ले ने उनके लिए एक पार्टी का क्या किया था, आयोजन किया था, और उनकी तारीफ में बहुत सारे लोगों ने, सबने अपने अपने स्पीच दी थी। तो ये थी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो किसने लिखी थी ये? आर के रामार्जुन ने, या आर के आर पार्थ सारथी ने, या फिर निज़म इज़किल ने, या कमला दास ने? तो इसका सही आंसर है निज़म इज़किल। इनको फादर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट भी बोला जाता है, इंडियन। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण, देखो मैं इंपॉर्टेंट राइटर बता देता हूं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान देंगे, लिख लो। आर के नारायण सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, कमला दास, और हमारे निज़म इज़किल। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उनको भी ले सकते हो। तुरुदत्त है, और तुरुदत्त के साथ साथ हम बात करें तो गायत्री स्पिवक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये पांच छह राइटर है, इनको ले लेना। टैगोर साहब तो आप ले ही लेना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज सेट इन द विच फिक्शनल टाउन? भाई स्वामी एंड फ्रेंड्स हो, या फिर और आर के नारायण के जितने भी वर्क है, वो एक ही टाउन की उनकी सेटिंग रखी गई है, एक ही टाउन। वो फिक्शनल टाउन था आर के नारायण का, इमेजिनरी बनाया वो था उन्होंने, अपनी मतलब एक परिकल्पना थी उनकी। तो इनमें से कौन सा, क्या नाम था टाउन का? तो आपके सामने ऑप्शन है 4, और ये आपको पता ही है, मालगुडी इनके जो फिक्शनल टाउन था उसका था, ये मालगुडी। तो ये आपने देखा भी होगा, मालगुडी डेज पहले सीरियल चलता था मालगुडी। तो याद रखना कि आर के नारायण का जो फिक्शनल टाउन था उसका नाम था मालगुडी। सारे वर्क, चाहे इंग्लिश टीचर हो, चाहे फिर स्वामी एंड फ्रेंड्स हो, चाहे जितने भी वर्क लिखे हैं, वो सभी के सभी उन्होंने इसी सेटिंग पे लिखे हैं, यानी कि इसी टाउन के ऊपर लिखे गए हैं, फिक्शनल टाउन मालगुडी। ठीक है, समझ में आया? और एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके दोस्त कौन थे, उनके किसके साथ, किसने इनके वर्क को पब्लिश करवाया था। ये पहला वर्क था उनका जो पब्लिश हुआ था। ये पूछा भी जा सकता है कि इनका पहला वर्क कौन सा था। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका पहला वर्क था, जिसमें स्वामी मेन प्रोटेगनिस्ट था, और राजम था, मानी था, सोमू था, सैम्यूल था, ये सारे लोग थे। इंग्लिश टीचर है ना, इनके स्कूल के जो इंग्लिश टीचर थे वो थे। तो इस स्टोरी को आप लोग पढ़ लेना, बहुत अच्छी है। और जो आर के नारायण लिखते थे ना, वो डे टू डे लाइफ के बारे में लिखते थे, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे, इस तरह की चीजें लिखते थे। फैमिली नोवेल ज्यादा लिखते थे। इनकी तुलना की गई, इनकी जो नोवेल ये पब्लिश करवाया था E.M. फॉरेस्टर ने, ये मतलब वो करवाया था। और इन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा वर्क है, पब्लिश करवाने में इनकी मदद की थी। और जेन ऑस्टन से भी कई बार इनको तुलना की जाती है कि जेन ऑस्टन भी इस तरह के फैमिली नोवेल लिखती थी। तो उसी तरह की इनकी राइटिंग थी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द प्ले हयाबादना? हयाबादना किसने लिखा है? विच इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द आइडेंटिटी एंड कंप्लीटनेस। मतलब उसमें क्या है, पहचान की लड़ाई थी, एक पूर्ण होने की लड़ाई थी। वो कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा, मतलब कांतापुरा तो वर्क है, ये किसने लिखा है? ये है कांतापुर में। आप लोग याद रखना क्या है इसमें, मतलब मेन चीज बात की है, एक हयाबादना होता है ना, इसमें काली गॉडेस होती है, एक कौन होता है, एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। मैंने इस पूरे नोवेल को एक डाल भी रखा है, आप लोग सर्च कर लेना, हयाबादना बाय यशपाल सर, तो आ सकता है। तो ये लिखा है गिरीश कर्नाड ने हयाबादना को। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ द कुली
बाय मुल्कराज आनंद। मैंने कहा था मुल्कराज आनंद का कुली वर्क है। इसकी सेटिंग क्या थी, किस चीज का क्या थीम थी, इसकी थीम क्या थी, तो कास्ट कास्ट के ऊपर था। कास्ट की जो हरासमेंट होती है, ऑपरेशंस होता है ना, और उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन है, या जेंडर इनइक्वलिटी है, या पॉलिटिकल करप्शन है, किसके बारे में है। तो देखो कुली में, कुली होता है तो उससे क्या है, काम करवाते हैं, उसका यूज करते हैं कुल मिला के उस बंदे का, मोनू का, मन्नू का, तो कुल मिला के उसका यूज किया जाता है। तो इसमें देखो ये तो है नहीं, क्योंकि ये जो होता है वो छोटी कास्ट का होता है, इन द सेंस इसमें यदि जेंडर का कोई मतलब नहीं है, इसमें पॉलिटिकल करप्शन की बात नहीं की है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन या कास्ट ऑपरेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें कास्ट के हिसाब से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया था या उनका शोषण किया था, वो सही आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं, विच कैरेक्टर इन द गाइड, देखिए विच कैरेक्टर इन द गाइड बाय आर.के. नारायण undergoes a transformations from the tourist guide to the spiritual guide। भाई इसमें मैंने बताया भी था कि जो गाइड है उसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट है वो है भैया राजू भैया। आपने फिल्म भी देखी होगी, है ना, इनकी फिल्म भी है। एक कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस फिल्म का अभिनय किसने किया है, राजू फिल्म के जो कौन थे, और इस फिल्म के लिए इनको मतलब एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था, है ना। तो इसमें राजेश खन्ना शायद इसके मतलब हीरो रहे हैं राजू फिल्म के। और इन्होंने क्या किया था, इसमें पहले तो राजू ऐसे ही होता था, बहुत मतलब बेकार सा लड़का, ऐसे ही उदमबाजी करने वाला और इस तरह से। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो जेल जाता है और वो जेल से बाहर निकलता है 2-3 सालों के बाद, तो घर नहीं जाता है, गांव चला जाता है। और गांव में जब जाता है तो लोग उसको क्या समझते हैं, वो बेचारा लेटा होता है वैसे ही, और एक वहां से कोई आता है उसको चादर वगैरह उड़ा देता है। तो जब सुबह देखा तो एक व्यक्ति ने सोचा कि वो कोई बाबा बाबा है, तो उसको वैसा ही समझने लगा। उसने बोला ठीक है समझ रहे, तो वो ऐसे ही समझते रहे और धीरे धीरे वो ऐसा ही स्पिरिचुअल उसमें ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद उस गांव में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो राजू साहब ने क्या किया, उस गांव के लिए 12 दिन का क्या किया था, उपवास किया था। और उससे उसके कारण उसकी क्या होती है, इतना कमजोर हो जाता है कि राजू मर जाता है। लेकिन जब मरने वाला होता है तो बोलता है कि देखना अभी बारिश शुरू हो जाएगी। उसकी माँ भी आ जाती है, उसकी जो होने वाली वाइफ थी, जो लवर थी उसकी, वो भी आ जाती है। वो सब लोग आ जाते हैं और राजू का इस मतलब भेष को देख के सब हैरान हो जाते हैं कि राजू तो अलग था, अब ये राजू बहुत अलग हो गया है, स्पिरिचुअल हो गया है। तो उसने बोला कि अब बारिश हो जाएगी, और जैसे राजू मरता है तो बारिश उस गांव में शुरू हो जाती है। तो इस तरह से वो राजू था। तो इसमें हाँ भाई, तो ये प्रोटेगनिस्ट पूछा है, तो सिंपल बात है, राजू, हम तब से राजू की बात कर रहे थे। तो ये गाइड आपको नोबल याद रखना है। आगे देखिए 57 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द नोबल हुल्ला बुल्लू इन द गोवा ऑर्चार्ड, गोवा ऑर्चार्ड बाय द किरण देसाई। ये किरण देसाई ने लिखा है, जो कि अनीता देसाई की बेटी है, किरण देसाई। अभी इनको एक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, लॉस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी इनका वर्क है और ये भी इनका वर्क है, दो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसमें किस चीज की बात की गई है, अब इसमें क्या है, जो इसका प्रोटेगनिस्ट होता है ना, हुल्ला बुल्लू, है ना, जो इसका प्रोटेगनिस्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही उसका मन नहीं लगता है जॉब वगैरह काम करने में, तो घर से क्या करता है, भाग जाता है और एक गोवा ऑर्चार्ड में चला जाता है और वहां एक पेड़ पे बैठ जाता है, अमरूद के पेड़ पे, ऊंचाई पे, और वहां जहां जो भी लोग जाते हैं उनको ज्ञान देता रहता है।
तो इसमें किसकी बात है? पॉलिटिकल करप्शन की बात तो नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट भी नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं है। इसमें बात की गई है सुपरस्टिशन की, सुपरस्टिशन अंधविश्वास की, क्योंकि उसको सब लोग ऐसा मानते हैं कि ये भगवान के फरिश्ता है एक तरह से। एक जैसे आज हम लोग देखते हैं बाबा वगैरह को कि नहीं ये भैया मतलब भगवान के भेजे हुए माध्यम है, जिनके द्वारा ही हमारा उत्थान होगा, या ये हमारा एक संदेश भगवान तक पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो ये अब्सर्डिटी और सुपरस्टिशन, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 58 क्या बोल रहा है? द टर्म मिडनाइट चिल्ड्रन इन द सलमान रश्दी नोवेल्स रेफर टू whom? जो सलमान रश्दी का ये मिडनाइट चिल्ड्रन वर्क है, देखो इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना, पढ़ लेना। तो इसमें क्या किया गया है, किस चीज को रेफर करता है ये नोबल? चिल्ड्रन बोर्न ड्यूरिंग द पार्टीशन, जो बच्चे पार्टीशन के दौरान क्या हुए थे, अलग हुए थे, उनके बारे में बात की गई है। तो भैया ये तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि ये उन बच्चों के बारे में बात है जो कि बच्चा कब इंडिपेंडेंट जब हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, उस रात को जो जन्मे थे बच्चे, उसके बारे में देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। चिल्ड्रन बोर्न एट द स्ट्रोक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये दिया है ऑप्शन, बढ़िया है, देखते हैं और क्या है इसके बेहतर। चिल्ड्रन ऑफ रिवोल्यूशनरी लीडर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नन ऑफ एबव, नहीं भैया हमारे पास मिल चुका है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 59 क्या बोलता है? विच इंडियन इंग्लिश राइटर्स वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन 1913 में, ये मतलब आपको पता ही है कि वैसे तो 3-4 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन 1950 तक केवल एक व्यक्ति को ही नोबेल प्राइज मिला था और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, जिन्होंने की हमारे जन गण मन अधिनायक, ये हमारा राष्ट्रीय गान दिया है, और साथ में इन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो भी दिया है, हमारा बंगलो कुछ है, ये इस तरह से हमारा प्यारा बंगलो, इस तरह से कुछ वो है। आगे देखते हैं, ये दोनों देशों का जो राष्ट्रीय मतलब गीत गान है, राष्ट्रीय गान, वो उन्हें दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये गीतांजलि से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा, ये कौन से वर्क से लिया गया है और किसके वर्क से लिया गया? तो गीतांजलि से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क से लिया गया है। और इन द व्हाइट टाइगर बाय द अरविंद अडेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट? जो व्हाइट टाइगर है वर्क किनका? अरविंद अडेगा का, पहले बता चुका हूं। ये वर्क जो है इसमें मेन प्रोटेगनिस्ट कौन है? राजू भैया हमारे कौन से हैं? ये गाइड के हैं, और मोहन विश्वास, सेल्स सलीम सेनाई, ये तो मिडनाइट चिल्ड्रन के हैं। और इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है वो है हमारे बलराम हलवाई साहब। बलराम हलवाई जी, ये भी वीडियो डला है, आप लोग देख लेना, द व्हाइट टाइगर। बलराम हलवाई के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसे गांव में रहते थे, तो जॉब करते थे, माँ उनकी पढ़ने से बंद कर देती है, तो एक चाय की दुकान पे इनकी नौकरी लगवा देते हैं। उसके बाद वो इस तरह से अमीर बनना चाहता है। व्हाइट टाइगर इसलिए बोला गया था क्योंकि ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत एक्टिव था, लेकिन माँ दादी ने उसके पढ़ने नहीं दिया, और ये सारी कहानी इसके बारे में है। तो बलराम हलवाई जिंदाबाद। तो ये था आज का हमारा ये क्लास, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन तक पढ़ लिया। आप ध्यान देंगे, सारे आप वीडियो अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। और मैंने कहा जैसे कि आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर मैंने बता ही दिया था, और उस पर आप कॉल करें और अपनी सीट को एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट है किसी तरह का भी तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।